नमस्कार, मैं जे.के. जैन, उच्च माध्यमिक शिक्षक, शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हिंडोरिया, जिला दमोह में आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक कक्षा 12वीं जीव विज्ञान का जो टॉपिक है डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल। क्या डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है? इस संबंध में मैं आज आपको हर्शे और चेज के एक्सपेरिमेंट के आधार पर तैयार वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है, इस बारे में सुस्पष्ट प्रमाण अल्फ्रेड हर्शे और मार्था चेज 1952 के द्वारा प्रयोग किए गए। इन्होंने जीवाणु भोजियों पर कार्य किया और यह सिद्ध कर दिखाया कि वास्तव में जो आनुवंशिक पदार्थ है वह डीएनए है, कोई अन्य पदार्थ नहीं है। इस संबंध में उन्होंने अपने प्रयोगों के लिए जीवाणु भोजी का चयन किया और जीवाणु भोजियों और जीवाणुओं के बीच होने वाले गुणन के आधार पर उन्होंने निष्कर्ष निकाले। तो देखें हम किस प्रकार से हर्शे और चेज ने यह प्रयोग किया। तो इन्होंने जिन विषाणुओं पर कार्य किया जो जीवाणुओं को संक्रमित करते हैं, ऐसे विषाणुओं को हम जीवाणु भोजी कहते हैं। जीवाणु भोजी जीवाणुओं से चिपकते हैं और जीवाणु कोशिका में आनुवांशिक पदार्थ को भेज देते हैं, जिससे जीवाणु कोशिका के द्वारा वह आनुवांशिक पदार्थ का गुणन प्रारंभ हो जाता है। हर्शे और चेज ने इसी बात का प्रयोग करके कि विषाणु से प्रोटीन या डीएनए निकलकर जीवाणु में जाता है, इस आधार पर उन्होंने अपना निष्कर्ष निकाले प्रयोग के माध्यम से। तो हम देखें कैसे जीवाणु भोजी जब उसमें जीवाणु कोशिका में प्रवेश करता है तो आनुवंशिक पदार्थ का किस प्रकार गुणन होता है और गुणन होने के साथ साथ जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि होती है, आनुवंशिक पदार्थ का भी गुणन होता है। इसके लिए हर्शे और चेज ने दो प्रकार से जीवाणु भोजियों को विशेष प्रकार के कल्चर मीडियम में विकसित किए। उन्होंने कुछ विषाणुओं को ऐसे माध्यम में पैदा किया जिसमें एक जो खासतौर से जीवाणु भोजी था उसको विकिरण सक्रिय फास्फोरस मीडियम में विकसित किया। तो हर्शे और चेज द्वारा विषाणुओं को विकिरण सक्रिय फास्फोरस की उपस्थिति में जब गुणन कराया गया तो देखा गया कि सक्रिय डीएनए उनमें मौजूद रहता है, जबकि विकिरण सक्रिय उनमें प्रोटीन मौजूद नहीं था। इसी तरह से एक दूसरा उन्होंने माध्यम चुना जिसमें विकिरण सक्रिय सल्फर का प्रयोग किया गया। तो दो तरह से उन्होंने प्रयोग किया। जिन विषाणुओं को विकिरण सक्रिय सल्फर पर वृद्धि कराया गया उनमें विकिरण सक्रिय प्रोटीन तो पाई गई, लेकिन डीएनए विकिरण सक्रिय नहीं था, क्योंकि डीएनए में सल्फर नहीं पाया जाता है। अब उन्होंने इन दोनों जो माध्यम थे, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं कि एक जो जीवाणु भोजी होता है उसके ऊपर एक प्रोटीन का खोल होता है और उसके अंदर उसका डीएनए या आनुवंशिक पदार्थ मौजूद होता है। तो यहाँ पर चित्र में आप देख रहे हैं वह कवच को यहाँ पर हरे रंग से दिखाया गया है और डीएनए को दूसरे चित्र में भी हरे रंग से दिखाया जा रहा है। तो अंत में आप देख रहे हैं कि रेडियो एक्टिविटी जो होती है वह पहले चित्र में कोशिका के अंदर नहीं पाई जाती है, परंतु दूसरे चित्र में अगर आप देखें कि रेडियो एक्टिविटी पाई जाती है, अर्थात जो आनुवंशिक पदार्थ डीएनए जो था वह फास्फोरीकृत माध्यम में उगाया गया था, जबकि प्रोटीन कोड जो वाला जो जीवाणु था उसको खासतौर से जो सल्फर वाले माध्यम में उगाया गया। तो इस तरह से तो अलग अलग माध्यमों में इनको उगा करके कल्चर मीडियम का फिर इनका सेंट्रीफ्यूगल प्रोसेस से
मिश्रणों का अलग अलग अपकेंद्रीकरण किया गया। विकर्ण सक्रिय जो जीवाणु भोजी का जीवाणु से जो चिपका हुआ रहता है उसका अपकेंद्रण कराने पर विषाणु कण जीवाणुओं से अलग होना प्रारंभ हो जाते हैं। तो इस तरह से दो अलग अलग माध्यम, जिसमें एक में विकर्ण सक्रिय फास्फोरस था और दूसरे में विकर्ण सक्रिय जो था वो सल्फर माध्यम में उगाया गया था। इन दोनों का फिर जब सेंट्रीफ्यूगल प्रोसेस से पृथक्करण कराया गया तो ये निष्कर्ष सामने आए। निष्कर्ष क्या थे? इसमें आप देख रहे हैं चित्र में स्पष्ट रूप से अलग अलग तरह से इनको कलर करके दिखाया जा रहा है, जिसमें आप पहले ऊपर वाले चित्र में आप देखें जिसमें ऐसे फेजेस का जिनको रेडियो एक्टिव सल्फर में उगाया गया है, एक पिंक मीडियम इसमें दिखाया गया है, क्योंकि सल्फर से प्रोटीन का निर्माण होता है और प्रोटीन वायरस का बाहरी कवच बनाता है। तो बाहरी कवच फिर जब इन सल्फर युक्त कोशिकाओं का अध्ययन सेंट्रीफ्यूगल प्रोसेस करने के बाद देखा गया तो उनमें कोशिकाओं में जो जीवाणु कोशिकाएं थी उनमें ये रेडियो एक्टिव सल्फर मौजूद नहीं था। और दूसरा चित्र आप देख रहे हैं जिसमें फास्फोरस का रेडियो एक्टिव सक्रिय फास्फोरस माध्यम में, क्योंकि फास्फोरस डीएनए का हिस्सा होता है जो इन फेज के यानी जीवाणु भोजियों के शरीर में पाया जाता है। इनका जब सेंट्रीफ्यूगल प्रोसेस से विषक्करण कराया गया तो अंततः बनने वाली नई कोशिकाओं में ये रेडियो एक्टिव पदार्थ यानी फास्फोरस मौजूद था, जबकि पहली स्थिति में ये मौजूद नहीं था। तो उस आधार पर जो निष्कर्ष निकले इससे स्पष्ट है, हर्शे और चेस ने जो निष्कर्ष निकाले कि जो जीवाणु विकर्ण सक्रिय डीएनए रखने वाले विषाणु से संक्रमित हुए थे वे विकर्ण सक्रिय रहे। साथ ही साथ इससे भी स्पष्ट है कि जो पदार्थ विषाणु से जीवाणु में प्रवेश करता है वह डीएनए है। इसके साथ साथ जो जीवाणु उन विषाणुओं से संक्रमित थे जिनमें विकर्ण सक्रिय प्रोटीन था वे विकर्ण सक्रिय नहीं हुए, क्योंकि प्रोटीन जो होता है उसमें सल्फर पाई जाती है, फास्फोरस मौजूद नहीं होता है। इससे स्पष्ट संकेत मिलता है कि प्रोटीन विषाणु से जीवाणु में प्रवेश नहीं करता है। इस कारण से आनुवंशिक पदार्थ डीएनए ही है जो विषाणु से जीवाणु में जाता है और अंततः इस